जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज हमने सेंटेंस नंबर इसका कौन सा स्टार्ट लेना है जी? ये हो गया था हमारा रात। ये हो गया जी। सर इधर इधर और नीदर तक हो गया था। आइदर और नीरव बेटे हो गए। अब आपका सेंटेंस नंबर 4 है जी। जी जनाब, इरफान नईम साहब, सर इसको जरा बोलिए जी सेंटेंस। जी सर। He rushed to the railway station, but he was too late to catch the train. जी। Commentary है the adversative conjunction but ex expresses a contrast between two statements. टू स्टेटमेंट्स। जैसे है I tried to hold myself, but I could not do it. हाँ जी। I would love to travel more, but I just don't have the time. He made me another bluff, but I never liked the second one. जी आप इसको देखिएगा, एक नजर ये डालिएगा तमाम बच्चे। ये वाला हमारा इसमें से कौन से कंजंक्शन की बात हो रही है, इसको जरा देखें आप। Percentage. ये कौन सा था? हमारा बी कैटेगरी थी। बी कैटेगरी में हमने एडवर्सेटिव कंजंक्शंस की बात की जो कि कॉन्ट्रास्ट देते हैं। ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? हमारे बट और येट आता है। इज इट क्लियर? बट और येट जो कि Yes, sir. कॉन्ट्रास्ट देता है, जो कि क्या करता है वो कॉन्ट्रास्ट देता है। ठीक है। और इस सेंटेंस में आपको क्या मिला है? इसमें आप उसका अ, ये वाला हमारा सेंटेंस था। ठीक है। यानी सेंटेंस नंबर हमारा 4, जिसमें हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। ये दो स्टेटमेंट के दरमियान हमारा क्या है वो कॉन्ट्रास्ट है। जी इसको जरा वजिया जैनब साहबा बेटे, जरा इसको मेरी बहना आप जरा एक्सप्लेन करें। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? जी सर। सर ये हमारे पास एडवर्सेटिव कंजंक्शन की एग्जांपल है जो कि हमारे पास बट और येट हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बट को देख रहे हैं, जिसमें हम एडवर्सेटिव कंडीशन के बारे में देखेंगे कि आई ट्राइड टू होल्ड माई सेल्फ बट आई कुडंट डू इट। कि मैंने कोशिश तो की कि खुद को मैं काबू कर सकूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। इसमें मतलब एडवर्सिटी बताई जा रही है कि मैंने मेरी तरफ से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं सका। तो अगले सेंटेंस में ये बताया गया है, आई वुड लव टू ट्रेवल मोर बट आई जस्ट डोंट हैव द टाइम। इसमें भी वही कंट्रास्ट सिचुएशन आ गई है कि एक टाइम पे उसको पसंद तो है ट्रेवलिंग, लेकिन उसके पास क्योंकि टाइम की कमी है तो वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ये बट हमें कंट्रास्ट की तरफ लेके जाएगा, एक नेगेटिव सिचुएशन की तरफ लेके जा रहा है, एडवर्सिटी की तरफ लेके जा रहा है। ही मेड मी एन अदर he made me another flow but I never liked the second one। सर ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है फैन बॉयज। और ये आई थिंक वो जो हमारे पास लेसन था, क्लियरिंग ऑन द स्काई, उसमें से लिए गए है ये सेंटेंस। तो उसमें भी यही बताया गया है कि जो अब उसका जो पहला जो खिलौना था वो तो बेशक गुम हो गया था, और उसके फादर ने उसको दूसरा खिलौना हल बना के दिया था, लेकिन उसने एडवर्सिटी की तरफ चला गया है कि उसने उसको कभी पसंद ही नहीं किया था। हेलो। जी। ही मेरी मेड मी। आवाज आ रही है सर? जी यस यस यस। ही मेड मी अनदर प्लो बट आई जी नेवर सर। लाइक्ड द सेकंड वन। उसने मुझे एक और प्लो बना के दिया जो कि मैंने दूसरे को पसंद नहीं किया। जी बेटा, इसके ऊपर जी सर। एडवर्सेटिव के ऊपर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एक और, यू थॉट आई वाज गोइंग टू से बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स। ये बेसिकली थैंक यू मैम का सेंटेंस है। ये कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, यानी दो स्टेटमेंट, अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, यानी दोनों एक दूसरे की मुतजाद स्टेटमेंट्स होंगी। जी जनाब। नासर तो सॉरी सर, वो मेरा शायद जूम हुआ हुआ था, इसलिए मुझे नजर नहीं आया। चले कोई बात नहीं बेटे। जी नासर तो फैज साहब सेंटेंस नंबर 5 पे आ जाइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर इसको तो बोलिए। आई जी बोलिए। शुड कम टू यू
or you will come to me. हाँ जी जी, कमेंट्री पे आइए सर। कमेंट्री सर पढ़नी है आगे। यस यस सर, कंप्लीट जी करें। सर। The alternative, the alternative conjunctions are expresses a choice between two alternatives. We can go to the movies tonight, or we can just hang out at home. जी You will dig the grave, or before the king shall you go. जी, Was it only the century, or was it an एपोक, epoch? जी इपॉक, जी इपॉक। Epoch. ये बेसिकली आपने क्या देना, ऑल्टरनेट देना है, चॉइस देनी है, ये या वो, ये या वो। जैसे वो कहता है कि आई शुड कम टू यू, मुझे आपके पास आना चाहिए या आप मेरे पास आएंगे, यानी उसमें से उसने क्या लेनी है, चॉइस लेनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके सेंटेंस पे जाएंगे। शाकर भट्टी साहब, आज सेंटेंस नंबर 6 पे आइए सर, सेंटेंस नंबर 6 पे। हेलो, जी जी सर प्लीज। आवाज आ जी यस यस सर। रही? 6 नंबर पढ़ो सर। जी जी सर जी। कैली कैली वाज कन्विक्टेड क्रिमिनल, किधर गया? येट मैनी पीपल एडमायर हिम। हाँ ये जी है कमेंट्री में। ये जी, चलें आप, कोई बात नहीं, वो मेरा ख्याल उनको प्रॉब्लम है। इरफान भाई आप बोल दीजिए। जी सर। सर ये है कैली वाज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल येट मैनी पीपल एडमायर्ड हिम। इसमें सर जो येट है वो अल्टर एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि कैली वाज अ कन्विक्टेड, वो एक क्रिमिनल है, उससे तो सारों को नाराज होना चाहिए या उससे नापसंदीदगी का इजहार करना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा चल रहा है, एडवर्सेटिव है। येट मैनी पीपल एडमायर्ड हिम, के बहुत से लोग फिर भी उसको जो है ना वो पसंद करते हैं। और आगे सर इसमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं कमेंट्री में, द एडवर्सेटिव कंजंक्शन येट expresses a thick contrast with the contrast that the information is very सॉरी, surprising as compared to what we already know. हम्म Everybody was concerned, yet Catherine persisted. हम्म। He was a corrupt politician, yet he was elected the president of हाँ Pakistan. जी, बेसिकली देखें जी, आप लास्ट सेंटेंस पे आइए। मेरा ख्याल ये एग्जांपल काफी क्लियर हो गई। आखिरी एग्जांपल अगर आप पढ़ेंगे तो सर ए, प्रेजेंट सिनेरियो में तो बड़ा ही बेस्ट आई है ये हाँ जी, एग्जांपल सर, बड़ी जो सूट की है जी अमेंडमेंट एग्जांपल। पास हुई है सर उस। हाँ जी बिल्कुल, इसी में जी, ही वॉज अ करप्ट पॉलिटिशियन येट ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हर बंदे को पता है वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद उसको जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट किया गया। ठीक है जी। देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, नो प्रॉब्लम शाकिर साहब। देखें जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बट एंड येट। अगर हम, मैं इसका डिफरेंस आपको बताता हूं। अब हम कलर करते हैं ब्लू कलर। ब्लू में एक आता है डार्क ब्लू, एक आता है लाइट ब्लू। जो आपका बट है ना, ये लाइट ब्लू है, और येट क्या है, ये डार्क ब्लू है। ठीक है। दूसरे लफ्जों में कह लें कि बट की जो शेड है वो लाइटर है, और जो येट की शेड है वो डार्क है। जी मैमूना अफजल, मैंने क्या कहा बेटे, जरा बयान कीजिए जो मैंने डिफरेंस बताया है। सर आपने बताया बट और येट दोनों ही कंट्रास्ट में यूज होते हैं, कि जब सेंटेंस के एक पार्ट में, एक फ्रेज में एक चीज हो और दूसरे में अपोजिट चीज दी हो। लेकिन सर बट तब यूज होता है जब थोड़ा लाइटर टून में अपोजिशन शो किया गया हो। लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट बात की गई हो, ज्यादा स्वेयर सिचुएशन हो एक में और दूसरी में उसके ज्यादा स्वेयर अपोजिट सिचुएशन हो, तो हम येट यूज करते हैं। हाँ जी। आई इनवाइटेड हिम टू द पार्टी बट ही डिड नॉट कम, आई इनवाइटेड हिम टू द पार्टी बट ही डिड नॉट कम। एक ये इसका लाइटर शेड है ना। दूसरा है, आखिरी एग्जांपल जो आपके देख, ही वाज अ करप्ट पॉलिटिशियन येट ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आ गया। ये लाइटर शेड और हार्डर शेड उनकी आ जाती है। जी बेटा, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी सर, आमिना मेरा क्वेश्चन। एजाज सर साहब। बट और येट का एक दफा प्लीज दोबारा बता दें। जी मैं जी बिल्कुल बता देता हूँ। देखो, जो बट है ना वो लाइटर शेड है, वो कंट्रास्ट है, लेकिन लाइट कंट्रास्ट है। येट आप वहां पे यूज करते हैं जब हार्डर कंट्रास्ट हो। आप देखो ना बेटे, आप सेंटेंस जरा गौर से सुनो।
दो सेंटेंस इधर ही मैं लिख लेता हूँ सेंटेंस। आज सेंटेंस क्या मैं लिखता हूं, आई इनवाइटेड हिम, एट द पार्टी भी आ सकता है, टू द पार्टी भी आ सकता है। एट द पार्टी बट ही डिडंट कम। अब बेटा ये जो लास्ट टू सेंटेंसेस मैंने दिए हैं ना, इन लास्ट टू सेंटेंसेस में देखो, आई इनवाइटेड हिम एट द पार्टी बट ही डिड नॉट कम, मगर वो नहीं आया। ये कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन लाइटर कॉन्ट्रास्ट है एज कंपेयर टू, अगर हम ऊपर सेंटेंस में ही वाज अ करप्ट पॉलिटिशियन येट ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बावजूद उसको पाकिस्तान का सदर मुंतखब किया गया। ठीक है, यहां पर जो बट का शेड है ये बेटे लाइटर है, ये शेड लाइटर है, जबकि येट का जो शेड है ये बेटा हार्डर शेड है। यानी इसमें क्या है, एक शार्प, एक थिक कॉन्ट्रास्ट पाया जाता है। क्लियर हुआ? सर मैं भी एक क्वेश्चन जी सर, हो गया। जी जी सर बोलिए। अगर बॉस इसमें मीटिंग, सॉरी सर, बॉस अगर मीटिंग पे बुलाता है बंदा नहीं जाता तो फिर तो येट आएगा। अगर साथ का दोस्त मीटिंग के लिए बुलाता है तो वो नहीं आता तो फिर बट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मैं आपने बहुत जबरदस्त वजाहत दी उसकी। अगर बॉस मीटिंग पे बुलाता आप नहीं जाते तो येट आएगा। अगर आप कोई अपना फ्रेंडली रिलेशन वाला या जेनियल बुलाता है तो फिर आप नहीं जाते तो वो बट आएगा। जी जी मैमूना अफजल, आप कुछ बोलने लगी थी बहना, आप बोलिए। नो सर, मुझे क्लियर, आई थिंक जेब कुछ पूछना चाह रही थी। जी जी जेब साहबा। सर जो येट का वर्ड है हमने ये भी देखा है कि ये कभी कभार रिजल्ट की जो टाइमिंग के वाले से ये इस्तेमाल होता है कि कोई चीज जो है वो वकूफ हो रही है या नहीं। जैसे हम बहना आप हमसे कुछ देखें, मेरी पूछा गया बात सुने, गुड़िया आप चली जी गई सर। उसके एडवर्ब के यूसेज, मैं इसको येट एज ए कंजंक्शन करवा रहा हूं आपको। जो आप सर यहाँ येट, पर इसका जो उर्दू मीनिंग है वो लेकिन के मानों में ही आएगा। हाँ जी, मगर के मानों में, लेकिन के मानों में। आप इसको ना जी कंफ्यूज सर। कर गई हैं एडवर्ब के साथ। एडवर्ब के साथ हाँ इसका जी सर। फंक्शन ही और है। एडवर्ब के साथ बेटा इसका फंक्शन ही और है, हम फिर इसको एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हैं ना, हमने इसका यूजेज एज ए कंजंक्शन देखना है। ठीक है, तो अब वो जब हम एडवर्ब में जाएंगे ना, एडवर्ब के लेक्चर में जाएंगे तो मेरी बहना उस उधर वो हम, अभी हमारा एडवर्ब का लेक्चर है, अभी हमारा प्रोनाउन का लेक्चर है, नाउन का लेक्चर है। जी ठीक है, सर, तो बस येट का एक यूज ही देखा था कि अभी तक के सेंस में देखा होता। ये आज नई चीज सीखने को मिली है इसलिए मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि जी कहीं बेटा, मुझे गलत हो। मैंने अल्लाह माफ करे, आप 100 क्वेश्चन पूछें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप 100 दफा भी एक बात पूछेंगे तो मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं हूंगा। ठीक है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन करना, कॉन्फिडेंस से सवाल करें आप, नो प्रॉब्लम। और वैसे भी जजाक। जी प्लीज, जी फायजा, मैंने मेरा ख्याल मैंने किसी और को कहा था, आमिना एजाज को कहा था। आमिना सेंटेंस नंबर 7 मेरी बहना जरा पढ़िएगा। जी सर। He didn't prepare for the exams, so he failed the test badly. Commentary. The elative conjunction so expresses an inference or result in the cause and effect relationship. The effect always happens at some point in time after the cause, for, thus, therefore, and that's why are generally used as elative conjunctions. हाँ Examples जी, भी पढ़ दूं? जी बेटे एग्जाम्पल वन बाई वन हमने He पढ़नी है। was exhausted, so he went to bed early. She was the most qualified candidate, so we gave her job. He didn't work hard, so he failed the test. He didn't work hard, therefore he failed the test. He didn't work hard, therefore he failed the test. He ये didn't सारी work hard. शेड ये है तीनों इसके। सेम ही है तीनों। जी सर, कॉमर्स का फर्क आ रहा है। अच्छा बेटे, आपने एक चीज आप लोगों ने नोटिस की है कि अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा हमने रुकना है इसका, कि सो का द इलेटिव कंजंक्शन, ये जो इलेटिव कंजंक्शंस होती हैं ना, ये आपको किसी भी एक्शन का रिजल्ट बताती हैं, उसकी कॉज बताती हैं, उसका पर्पस बताती है, उसकी रीजन बताती हैं, उसकी कॉज और रीजन बताती हैं। The relative conjunction so expresses an inference or result
इन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि ये कॉज बनी, ये उसका असर निकला। जैसे मैं कहता हूं ही डिड नॉट वर्क हार्ड, कॉमा, सो ही फेल्ड द टेस्ट। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सेमीकोलन, देयरफॉर, कॉमा, ही फेल्ड द टेस्ट। ठीक है। लेकिन यहां पर जो डिफरेंट जो इसके यूसेज दिए गए हैं, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस करेक्ट हैं जो नीचे मैंने दिए हैं आपको। ये सारे शेड एग्जिस्ट करते हैं, सब के सब। ठीक है। लेकिन इसमें ये वाला शेड जो है ना, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। ये जिसको मैंने बोल्ड किया है, ये इनफॉर्मल है। बाकी सारे के सारे शेड जो वो फॉर्मल यूजेज में जा रहे हैं। ठीक है। जैसे ही वॉज एग्जॉस्टेड, वो बड़ा थका हुआ था। सो ही वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी सो गया। ठीक है। उसकी जल्दी सोने की वजह क्या थी, कॉज क्या थी? उसका एग्जॉस्ट होना। शी वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, सो वी गेव हर द जॉब। वो मोस्ट जो वो क्वालिफाइड कैंडिडेट थी, इसलिए हमने, रिजल्ट उसका क्या निकला? ठीक है। उसको जॉब देने की कॉज क्या थी? उसको जॉब देने की कॉज क्या थी? उसको जॉब देने का पर्पस क्या था? क्योंकि वो मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट थी। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सो ही फेल्ड द टेस्ट। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, देयरफॉर ही फेल्ड द टेस्ट। ये जो मैं सेंटेंस देयरफॉर के साथ पहला बोला है ना, ये आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अब हो गया है, जबकि ये ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमनली यूज होता है। अमेरिकन इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर यूज नहीं होता। अब हमने इस जंग में पढ़ना नहीं कि अमेरिकन है या ब्रिटिश है। पेपर में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता कि ये अमेरिकन है या ब्रिटिश है। ठीक है। मैंने आपको शेयर दिए थे कि समटाइम ये स्ट्रक्चर भी आ जाता था, इसको आपने बिल्कुल भी इनकरेक्ट कंसीडर नहीं करना। उसके बाद डिड नॉट वर्क हार्ड, सेमीकोलन, देयरफॉर, कॉमा, ही फेल्ड द टेस्ट। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, कॉलन, देयरफॉर, कॉमा, ही फेल्ड द टेस्ट। ये सारे के सारे शेड्स के जो हैं वो एग्जिस्टिंग शेड्स हैं। लेकिन आपने जो फॉलो करना है, सुन लें, आपने जो इसका फॉलो करना है, एक इसका ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये सेकंड लास्ट वाला, और एक इसका स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है ये वाला। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ शेड आपने जो इसका फॉलो करना है, जो आपने अपने माइंड में रखना है। हमारा सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर ये 5 बनता है या 6 बनता है, वट एवर जो भी है, ये वाला सेंटेंस। और अगर आप कहेंगे ना ये वाले शेड जो, सर ये शेड, ये आपको जो सेकेंड ईयर की बुक है ना, जिसमें आपने सेंट यूजिंग द साइंटिफिक, द डाइंग सन, उसमें आपको ढेरों एग्जांपल इस स्ट्रक्चर की मिल जाएंगे, ये लास्ट सेंटेंस की। एक नहीं, बहुत जगहों पर इसका यूजेज किया गया है। जी, यस यू कैन गो बेटे, जा सकती है मेरी बहना, कोई बात नहीं। जी, उसके बाद आ जाता है आपका सेंटेंस, अब आ जाते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जी, आ फायदा जरा बेटे इसको पढ़िए मेरी बहना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। Subordinating conjunction. A subordinating conjunction is used to create a complex sentence comprising at least one independent and one independent clause. बेटे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं ना, सुन ले, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? बेसिकली आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें एट लीस्ट एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जिसके साथ भी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगती है ना, वो बेसिकली आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अदर क्लॉज होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब इसका बेटे जरा सेंटेंस 8 को जरा मेरी बहना जरा इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। जी, I will pray for you if necessary. आई विल प्रे नहीं, आई विल पे फॉर यू Or I will pay for you if इफ necessary. नेसेसरी। जी, कमेंट्री पे आ जाइए। अच्छा, ये जो इफ है ना, सुनिए, जब पढ़ लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं मजीद इसको क्लियर करता हूँ। जी मेरी बहना, इसकी कमेंट्री को पढ़िए। After, if, when, while, until, once, unless, and although, a pronoun subject and the verb be can often be dropped,
specifically fixed expression like if necessary. जी बेटा सुन Sir, ले मेरे example. बच्चों, कहते हैं स्पेशली फिक्स्ड एक्सप्रेशंस लाइक इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी का अगर फिक्स्ड एक्सप्रेशन आता है ना, इफ के बाद यहां की बात कर रहे हैं, यहां पर आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट हो और इज आर एम वाज वर की वर्ब हो, तो इनको जनरली नहीं लिखते। इफ नेसेसरी, इफ और नेसेसरी के दरमियान अगर आपका कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के बाद इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, वाज आ जाए, वर आ जाए, तो आप क्या करते हैं, आप उस प्रोनाउन को या बी फॉर्म को वहां पर, अच्छा मम्मा को वो आपका टर्म चेक करती हैं। यानी जी जी, तो आप इफ के बाद आप इट का या बी फॉर्म का यूजेज नहीं करते। जी मैंने क्या कहा इरफान नईम साहब, जरा मेरी बात को सेकंड कीजिए। सर आपने सर कहा है कि जब भी इफ और नेसेसरी को जॉइंट किया जाता है तो इसके दरमियान में अगर बी फॉर्म आ रही हो, इज एम आर वाज बार आ जाए या फिर इट आ जाए, तो वो अंडरस्टूड होते हैं, उनको हम इनके दरमियान में नहीं लिखते। हाँ जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में दिया है ना, आई विल पे फॉर यू इफ नेसेसरी, मीन इफ इट इज नेसेसरी। यानी जनरली इफ के बाद इट इसकी जो फ्रेज होती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको जब वो ड्रॉप कर दिया जाता है। और ये रेफरेंस भी कहाँ पे आपको, द फारलेस ग्रामर बुक में ये एक्सप्रेशन दी गई है। द फारलेस ग्रामर बुक में डॉक्टर पीटर हेरिंग कहते हैं ये उनका स्ट्रक्चर है कि अगर आपकी इफ नेसेसरी की क्लॉज आती है तो इफ के बाद इट इज की जो फ्रेज होती है या आपका प्रोनाउन और जो बी फॉर्म होती है उसको नहीं लिखते, उसको नहीं लिखते। जी अब बाकी एग्जांपल जरा बोलिएगा सर जरा इसकी, इरफान साहब। सर इफ नेसेसरी, आई कैन कम एट वंस। हाँ जी, You can slide the front seats forward if necessary. The regulations allow the use of force if necessary. अच्छा यहां पर जब आप सर इफ इसमें जो नेसेसरी, फर्स्ट एग्जांपल है, सॉरी जी जी सर, साथ क्वेश्चन भी है। सॉरी सर, जी फर्स्ट बोलिए एग्जांपल में इफ नेसेसरी के बाद सर कामा नहीं आएगा? कंडीशनल नहीं है। सही, अगर इसके ठीक है बाद सर, मैंने आप इट समझा इज शायद लिखोगे ना सर, इसके बाद अगर आप इट इज लिख दोगे तो फिर आप कॉमा लिखोगे। बात की समझ आई कि यहां पर अगर हम लिखते हैं इफ इट इज नेसेसरी, अब आप इसके बाद कॉमा लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं। समझ आई सर मेरी बात की? जी सर, समझ आ रही है सर। हाँ जी जी। प्रोनाउन तो अच्छा यहां पर अगर इफ नेसेसरी का आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज ही कंसीडर की जाएगी। ये क्या है, आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज ही कंसीडर की जाएगी। तो इस सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ये बेसिकली क्या बनाते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जी सर वजिया साहबा बेटे जरा मेरी बहना जरा इसको पढ़िए 9 को। जी सर, सॉरी मेरा माइक खुला हुआ था, मुझे पता नहीं था। He was only 7 when his father passed away. इसमें सर इसकी कमेंट्री आगे, when two actions occur at the same time there are several subordinating conjunctions, when, before, until, since, after, etc. we can use but each has a slightly different meaning. We use when if we are not adding any particular emphasis. अब जी बिल्कुल ऐसे। अब जरा मेरी बात को सुनिए बेटे, ये बड़ा एक माइन्यूट किस्म का जो वो रूल है, बड़ा वो कहते हैं बड़ी बारीक वारदात इसमें उसने डाली हुई है। कहता है कि व्हेन जब आप यूज करते हैं ना, व्हेन की सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हो, तो वो क्या करती है, नॉट एडिंग एनी पर्टिकुलर एम्फसिस, वो किसी तौर पर भी जो एम्फेसाइज नहीं करती, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, व्हेन की जो फ्रेज है ना,
टाइम फ्रेज व्हेन की, ये जस्ट आपको टाइम की इंफॉर्मेशन देती है, वो कोई पर्टिकुलर एम्फेसाइज नहीं करती, वो पर्टिकुलरली एम्फेसाइज नहीं करती, यानी कि पर्टिकुलर एम्फेसिस नहीं देती वो। अगर वर्ब है तो एम्फिसाइज बोला जाएगा, अगर नाउन हो तो एम्फेसिस बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बिफोर की है, अनटिल, सिंस और आफ्टर की है, तो ये जो है बेसिकली एक वाज़ेह डिफरेंस होता है, एक वेरिएशन दी जाती है इसकी मौजूद में। जैसे ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड। अब देखें, अगर हम कहते हैं कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं सो रहा था जब फोन लगा, ये फोन फोन जो वो बजा, ये क्या है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसने। जबकि बी फोर की जो टाइम फ्रेज है, ये एक लिमिटेशन दे रही है आपको। ये क्या कर रही है, एक लिमिटेशन दे रही है कि ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू स्लीप, आपने सोने से पहले आपने क्या करना है, आपने ब्रश करना है। जबकि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, ये एम्फसाइज नहीं कर रही। बी फोर की क्लॉज जो वो बेसिकली आपकी एम्फसाइज कर रही है, वो एक माइन्यूट इंफॉर्मेशन दे रही है आपको। जी प्लीज, इसको जरा वजीहा जरा एक्सप्लेन कीजिए, मैंने क्या बताया। इन दोनों सेंटेंस की डिफरेंस अगर समझ में जी आ सर। जाएगी ना, तो दूसरों की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जी सर इसमें ये बताया गया है कि हम लोग जब हमारे पास दो एक्शन सेम टाइम पर अकर हो रहे होते हैं, तो हमारे पास जो बहुत सारे इस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिनके मीनिंग में तो स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन हम उनको यूज कर सकते हैं। उनमें से कुछ एक ये हैं: व्हेन, बिफोर, अनटिल, सिंस, आफ्टर, एटसेट्रा। और हम जब व्हेन यूज करते हैं, तो हम उसमें किसी किस्म का कोई पर्टिकुलर एम्फेसिस नहीं ऐड कर रहे होते। किस तो सूरत में, इसमें अब किस व्हेन सूरत की में नहीं कर रहे एग्जांपल होते है, बेटे? जब हम व्हेन यूज कर रहे होते हैं। जी ठीक है। इफ वी स्लीप, आई वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, कि वो मतलब किसी वो एक नॉर्मल रूटीन बात बताई है कि मैं उस वक्त सो रही थी जब फोन की घंटी बजी। ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड, अपने दांत साफ करो इससे पहले कि तुम अपने बिस्तर पर जाओ। तो सर इसमें मतलब इनके मीनिंग में स्लाइट डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, एक व्हेन में और बिफोर में। है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लेकिन ये दो एक्शन जो एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इनके दरमियान हम ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जी यूज नासर करते तबैत हैं। साहब, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो मैंने बताया उसको आप अपने लफ्जों में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन जो एम्फेसिस के लिए यूज नहीं होता, जबकि इसके अलावा जितनी भी टाइम कंजंक्शंस होती हैं, जैसे बिफोर है, अनटिल है, सिंस और आफ्टर है, ये सारी की सारी जो कंजंक्शंस होती हैं, ये बेसिकली एम्फेसिस के लिए यूज होती हैं। जी प्लीज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर आप? सर एक्चुअली जब व्हेन हम तब यूज करते हैं जब पर्टिकुलरली जो है वो किसी चीज पे जो है वो एम्फेसाइज किया जा रहा हो, किसी चीज पे जोर दिया जा रहा हो। जबकि दूसरे ये जो बिफोर, अनटिल, सिंस वगैरह हैं, ये जो है तब यूज किए जाते हैं जब जो है वो हम जो है वो कोई जनरल इंफॉर्मेशन, सॉरी सॉरी सर, मेरे ख्याल में आप उलट कर उल्ट गए कह हैं। गया, उलट कर गया मैं। जी जी जी। बिल्कुल। हाँ, देन सर हम तब यूज करते हैं जब कोई जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो पास की गई हो, जब कन्वे की जा रही है जनरल इंफॉर्मेशन। लेकिन बिफोर, अनटिल और सिंस जो है ये सब तब यूज होते हैं जब हम पर्टिकुलरली जो है वो किसी चीज पे जो एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक कहा। और कोई बच्चा इस पे क्वेश्चन करना चाहेगा, अगर किसी को समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो टाइम कंजंक्शन मैंने बताई है, यहाँ पे मैंने व्हेन की टाइम कंजंक्शन दी है, बिफोर की दी, अनटिल की दी, सिंस की दी और आफ्टर की दी है। मैंने इनका डिफरेंस ये बताया है कि व्हेन एक तरफ है और बाकी सारी कंजंक्शन एक तरफ है। व्हेन आप उस वक्त लिखते हो जब आप जस्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करते हो, बाकी टाइम कंजंक्शंस आप उस वक्त लिखते हो जब आप किसी भी एक्शन के ऊपर जो वे एम्फेसिस दे रहे होते। इज इट क्लियर? जी हाँ, बाकी पढ़ दीजिए जरा, गुड़िया बाकी पढ़ दीजिए, बचिया बाकी सर पढ़ इसमें दीजिए। सर एक एक क्वेश्चन सर आया है व्हेन जी के जी हवाले जी से। जी जी। सर अगर तो हम इसमें व्हेन फ्यूचर किसी प्रोस्पेक्ट में लगाएंगे, तो फिर तो वो सर कंडीशनल हो जाएगा ना, फिर तो एम्फोसिस हो जाएगा उसके ऊपर। जब हम पास्ट में लगा रहे होते हैं फिर तो हम उसको लाइटर मोड में देख सकते हैं।
जब सर हम जी फ्यूचर व्हेन में जो होता है देखेंगे ना, तो वो एज ए रेस्पेक्टेड, कंडीशन ही आ जाएगा सर। जी रेस्पेक्टेड सर। व्हेन कभी कंडीशन में यूज ही नहीं होता। सर इस तरह से कि मैं आपसे मिलूंगा जब ट्रेन आएगी, यानी कि अगर हम फ्यूचर्स में अगर उसको कंडीशन में लेके आते हैं, इफ की कैटेगरी में, व्हेन की कैटेगरी में, सर सपोज। ये जो जिस अंदाज में आपने सेंटेंस दिया है ना, ग्रामर में इसकी गुंजाइश नहीं जी है सर। सर। तो वो शायद आप उसको सही तरह इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। बहरहाल इसका वेन जो है ना कंडीशन में रेस्पेक्टेड नहीं आता। जो वेन है ना सर, ये हमेशा टाइम को इंडिकेट करता है। ये टाइमर है आपका, ये टाइम कंजंक्शन है आपकी, ये कंडीशन को इंडिकेट नहीं करती। कंडीशन के लिए इफ आती। आप कंडीशन के लिए जो आते हैं ना सर, वो ढेर सारी आपके पास आगे आ जानी है। जो इफ वाली है ना, आगे आगे वो सारे आ जाने हैं जो कंडीशन को शो करते हैं। वो एक शेड नहीं, वो ढेर सारे शेड है। ठीक है। अब आप सेंटेंस को अगर डिस्कस करना है ना, सेंटेंस नंबर 3 को डिस्कस कीजिए जरा, इसको, इरफान साहब। जी सर। आई शैल वेट फॉर यू अंटिल द बेस्ट कितना, कम्स। कितनी वेरिएशन है, एम्फसिस कितना स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसी वक्त तक आपका इंतजार करना है जब तक कि बस नहीं आती। क्लियर? जी। इसमें क्लैरिटी जी सर उसने दी क्लियर। है। ये वो वेन वाला नहीं है। वेन वाला सही शेड सही इसमें नहीं अंटिल। आ रहा। अंटिल का मतलब मैंने उसी वक्त तक आपका इंतजार करना है जब तक बस नहीं आती। उसके बाद मैंने आपका वेट नहीं करना। तो ये पर्टिकुलर एम्फेसिस है जी। प्लीज नेक्स्ट बोलिए। सर यहाँ पे अनटिल और अनलेस जो है वो कहाँ पे यूज होगा? अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस सर होगा? जी देखें जी, जो अनटिल है ना, ये टाइम को इंडिकेट करता है, और अनलेस जो है वो इस शर्त को इंडिकेट करता है। जैसे यू कांट, यू कांट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड। आपने शर्त रख दी है ना। कंडीशन को क्या है, अनलेस लेके जी आए सर। बेसिकली जो, और जो टाइम के लिए वो अनटिल आ जाता है। जी सर ठीक हो गया, थैंक यू। जी। आई हैव बीन बिजी सिंस आई स्टार्टेड माई जॉब। यानी मैं, जब से मैंने अपनी नौकरी शुरू की है ना, तब से मैं मसरूफ हुआ। ये भी बड़ी एक पर्टिकुलर एम्फेसिस दी गई है। वी कांट प्ले लाउड म्यूजिक आफ्टर एवरीवन हैज गॉन टू बेड। तो कितनी गलत बात है कि अगर कोई सो रहा हो तो हम जो है वो लाउड म्यूजिक चलाना शुरू कर दें। ठीक है। ये वेन का शेड किसी भी, यहाँ पे कंजंक्शन का शेड जो है वो वेन के साथ मैच नहीं करता। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे सवाल कर सकता है कि आज मैंने आपकी कॉन्सेप्ट वेन की क्लियर की है कि वेन जस्ट क्या करता है, आपको एक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करता है टाइम के हवाले से। बाकी जितनी भी टाइम कंजंक्शंस होती हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो पर्टिकुलर एम्फेसिस के साथ आती हैं। जी। हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट आमिना इजाज? जो मैंने बात की है बेटा, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी सर, आपने कहा है कि जो वेन है वो जस्ट हमें मालूमात देती है टाइम के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन देती है। जो बाकी टाइमिंग कंजंक्शंस हैं जैसे बिफोर, अनटिल, सिंस, आफ्टर, ये हमें लिमिटेशन प्रोवाइड करती है। लिमिटेशन देती है। वेरी गुड। चलें लेट्स मूव जी। अब हम आगे चलते हैं जी। मैमूना अफजल साहबा 10 पे आ जाइए मेरी बहना।